आज वेडिंग डे है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इस बात से भी एक्साइटेड थे कि अब जर्मा जैसी पावरफुल किंगडम हमारी एलाई बनने वाली है। और जर्मा 66 के सभी सोल्जर्स भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ विंस्मोक जज के रूम के बाहर एक सर्वेंट आता है और कहने लगता है कि सर क्या आप रेडी हो चुके हैं। और विंस्मोक जज और बाकी छपरी भी रेडी हो रहे थे। और यहाँ पर मामा सुबह उठते ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इसे यहाँ पर लग रहा था कि ब्रूक मर चुका है और शोर मचाना शुरू कर देती है। मेरा हड्डी का ढांचा लगता है मर गया। और अपनी आंखों से पानी की नदियाँ बहाने लगती है। अरे मामा, आपको इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जरा सोचिए ना मॉम, आज कितना बड़ा दिन है। आज टी सेरेमनी है। आज हम सभी लोग वेडिंग केक को खाएंगे। और वेडिंग केक का नाम सुनते ही बिग मॉम खुशी से झूम उठती है और ब्रूक को नीचे फेंक देती है। इसके बाद हम लोग पैकॉम्स को देखते हैं जहाँ पर अलादीन ने इसे बांध कर रखा हुआ था। और सन पायरेट्स यहाँ से बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं और सभी लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध रहे थे। और जब जिम्बे को पैकॉम्स से ये सारी कहानी पता चली थी तो वो अच्छे से समझ चुका था कि यहाँ पर सांजी की जान खतरे में आ चुकी है। और अगर सांजी की जान खतरे में है तो स्ट्रॉ हैट लूफी उसे बचाने जरूर आएगा। और अगर लूफी यहाँ पर किसी भी प्लान के बिना आता है तो बिग मॉम उसके साथ साथ बाकी के जितने भी स्ट्रॉ हैट्स हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। इसी वजह से जिम्बे यहाँ पर ठान लेता है कि ये हर हालत में लूफी की मदद करेगा। इसी वजह से जिम्बे सन पायरेट्स और अपने बाकी सभी मेंबर्स को कहने लगता है कि जैसे ही टी पार्टी में हमारा मिशन शुरू हो जाएगा तुम लोग उससे पहले पहले यहाँ से निकल जाना। पर अलादीन जिम्बे से कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर मैं जानता हूँ कि तुम लूफी को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हो, लेकिन उसके लिए खुद की जान को सेक्रीफाइस कर देना ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। बोले ही स्ट्रॉ हैट लूफी मेरा दोस्त हो, लेकिन मैं उसे अपना कैप्टन मानता हूँ और एक वर्दी कैप्टन के लिए मैं बहुत खुशी के साथ अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ। जिम्बे की आंखों में एक सीरियस लुक होता है जिसे देखकर अलादीन भी समझ जाता है कि अब जिम्बे नहीं रुकने वाला है। और अलादीन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अगर तुम्हें स्ट्रॉ हैट का साथ देना है तो तुम दे सकते हो जिम्बे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिएगा। और ऐसा बोलकर अपने सभी साथियों से कहने लगता है कि चलो सब के सब अब हमें फिशमैन आइलैंड पर वापस जाना होगा, क्योंकि जब बिग मॉम को पता चलेगा कि हमने उसे धोखा दे दिया है तो वो फिशमैन आइलैंड पर अटैक जरूर करेगी और हमारे रियोगो किंगडम के ऊपर भी। और अगर हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तब भी हम अपने घर को जरूर बचाएंगे। उम्मीद है जिम्बे आगे चलकर जरूर मुलाकात होगी। ये सुनकर जिम्बे भी इमोशनल हो जाता है। अब इसके बाद हम जर्मा 66 को देखते हैं जहाँ पर सांजी के परिवार वाले बन ठन कर रेडी हो जाते हैं और वेडिंग सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर रेजो को पता चलता है कि सांजी अपने रूम में रेडी हो रहा है। ये सुनकर रेजो अपने मन में कहती है कि सांजी तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, अगर तुम यहाँ पर रुक जाते हो तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। और यहाँ पर सांजी भी दूल्हा बन के रेडी हो चुका है और पुडिंग भी दुल्हन बनकर रेडी हो चुकी है। आज वेडिंग है पर मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती जब उस बेवकूफ सांजी को मैं मार दूं तो उसका गंदा खून मेरे कपड़ों पर गिर जाए। और क्या तुम्हें आइडिया भी है क्या, जब मैं उसकी जान ले लूंगी तो सभी की नजरों में मैं एक बुरी इंसान बन जाऊंगी और उसके बाद मुझे एक ही करके सभी की मेमोरीज को इरेज करना होगा। अरे यार व्हाट अ टायरिंग डे। बिग मॉम की टी पार्टी शुरू हो जाती है और यहाँ पर सांजी पुडिंग के पास जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में इसे पुडिंग के द्वारा कही गई हर एक बात याद आ जाती है, जहाँ पर ये रेजो के सामने सांजी के बारे में कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे उस लो क्लास भाई से मैं शादी करूंगी। सच में वो एक नंबर का बेवकूफ है जो कि ऐसे ख्याल रखता है। और ये सारी बातें सोचते हुए सांजी सीधा उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर पुडिंग ऑलरेडी मौजूद थी। और जैसे ही सांजी पुडिंग को देखता है तो इसे 440 वोल्ट के झटके लगना शुरू हो जाते हैं और हैरानी के साथ कहने लगता है कि भाई ये कितनी ज्यादा क्यूट है। सांची से ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती है कि ये वही लड़की है जो कि कल रात इसके बारे में न जाने क्या क्या कह रही थी और आज इसकी जान लेने वाली है। और यहाँ पर बैजे ने बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी होती है और एक एक करके लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। और अब टी पार्टी शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी अंदर जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे अपनी चेकिंग करवानी पड़ती है, उसके बाद ही ये लोग अंदर जा सकते हैं। और तभी विंस्मोक फैमिली के मेंबर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। माफ करना, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को अपनी चेकिंग करवानी होगी, तभी आप लोग अंदर जा सकते हैं, क्योंकि रूल्स सबके लिए सेम है। पर ये लोग मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बिग मॉम का ऑर्डर है कि कोई भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाएगा और ना ही कोई वेपन या फिर कोई इक्विपमेंट लेकर जाएगा। ये सुनकर सभी लोग अपनी चेकिंग करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनके पास जो भी वेपन्स या फिर कोई भी चीज मौजूद होती है उन सभी को उतार देते हैं। और ये सभी लोग आगे जाने ही वाले होते हैं कि तभी बैजी इनसे कहता है कि आप सभी को अपने अपने रेड सूट्स को भी उतारना होगा। ये सुनकर ईशिजी कहने लगता है और क्या होगा अगर हम मना कर दे तो? हमें जबरदस्ती करना भी आता है। ये सुनते साथ ही नेजी सीधा बैजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी जज इन्हें रोक देता है। रुक जाओ सबके सब, हम बिग मॉम के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, कोई भी वेपन लेकर अंदर नहीं जाएगा। और ये सभी लोग अपने अपने रेड सूट्स को उतार कर बैजी के पास जमा करवा देते हैं और ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं। और बैजी के अंदर यानी कि उस कैसल डेविल फ्रूट के अंदर, जो कि इसे एक चलता फिरता कैसल ह्यूमन बनाता है, इसके अंदर हमारे हीरोज प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर जिम्बे सभी के साथ मिलकर प्लान को डिस्कस कर रहा होता है। पर लूफी पूरे जोश में होता है और अपने हाथों में रस्सी और नेट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इस काम में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया आ रहा है। पर लूफी तुम इतने ज्यादा क्यों एक्साइटेड हो भाई? बस तुम देखते जाओ यार, मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया है और इसके लिए बस मुझे थोड़ी समय के लिए बाहर जाना होगा। क्या लूफी तुम्हें इस सिचुएशन में बाहर जाना है? माफ करना यार, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और ऐसा बोलकर लूफी यहाँ से जाने लगता है और हम टी पार्टी में आने वाले
वाले सभी VIP की एंट्रीज को देखते हैं और ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। बिग मॉम की इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े दिग्गज आ रखे थे। गॉड ऑफ फॉर्च्यून ड्यूफेल्ड, दूसरी है क्वीन ऑफ प्लेजर डिस्ट्रिक्ट स्टसी, जिसके बाद बारी आती है मेजर अंडरट्रैकर की ड्रग पैकलो। इसके बाद इकोनॉमिक जनरल का प्रेसिडेंट मॉर्गन भी यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वेयर हाउस किंग सिबर्सन और एंड में यहाँ पर बारी आती है ओमिट की। सभी लोग इन्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ड्यूफेल्ड स्टसी से कहता है कि आखिर यहाँ पर अंडरटेकर क्या कर रहा है, ये एक वेडिंग सेरेमनी है, कोई WWE चैंपियनशिप नहीं है भाई। और स्टसी इस पर कहने लगती है कि तुम्हारी सोच सच में बहुत ही ज्यादा छोटी है, उससे भी पूरा हक है यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी को एंजॉय करने का। और अंडरटेकर ड्यूफेल्ड से कहने लगता है आखिर तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? तुम्हारे जैसा अजीब इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा जिसे हर वक्त बस खून की स्मेल आती हो। और मॉर्गन भी कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस टी पार्टी में इनवाइट किया गया है। और पैरो इन सभी के स्वागत के लिए खड़ा होता है और इन सभी को देख कर कहने लगता है आप सभी को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन अगर आप सीढ़ी के रास्ते से जाओगे तो आपको टॉप में पहुँचने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए कुछ तैयार किया है। और ये बंदा अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके यहाँ पर एक कैंडी एस्केलेटर बना देता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। जिसके बाद ये सभी VIPs इसके ऊपर सवार हो जाते हैं और यहाँ से ऊपर जाने लगते हैं। ठीक है, तो अब ये टी पार्टी शुरू होने वाली है। और यहाँ टी पार्टी के अंदर सब कुछ बिल्कुल चमक रहा होता है। हर एक चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रही थी और सुंदर भी। और ये सभी VIPs टॉप पर पहुँच जाते हैं और इनके वेलकम के लिए यहाँ पर स्मूदी, जो कि 3 स्वीट जर्नल्स में से एक है, यहाँ पर इनके वेलकम के लिए खड़ी होती है। आप सभी VIPs अंदर जाने से पहले क्या जूस पीना चाहोगे? मेरे पास एक लावा का पीस है और साथ ही में एक लड़की भी है जिसने की 100 मर्दों का दिल तोड़ा है। और यहाँ पर एक बहुत ही लंबी दिल वाला जिराफ भी है। आप इनमें से किसका जूस पीना चाहेंगे? और ये सभी लोग जिराफ को ही चूज करते हैं और स्मूदी अपने लंबे लंबे हाथों का यूज करके इस जिराफ को निचोड़ देती है और इसका जूस निकाल कर इन सभी को परोसती है। और बाहर एक बंदा जबरदस्ती टी पार्टी के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। दरअसल ये बंदा ऑर्गन डीलर जिगरा है और गार्ड्स इसे रोक रहे होते हैं और बेजी के गार्ड्स से खुद को छुड़ाकर कहता है तुम लोगों को पता भी है क्या, लास्ट टी पार्टी में बिग मॉम ने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन तब मैं उस टी पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी माँ उनका अंतिम संस्कार चल रहा था और मैंने अपॉलॉजी के तौर पर बिग मॉम को एक पत्र भी लिखा था। लेकिन तुम जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे पास एक बॉक्स भेजा जिसके अंदर मेरे बीमार बाप की बॉडी मौजूद थी जिसे कि उसने जान से मार दिया था। और तभी इस बंदे को कोई शूट कर देता है आखिर ये किसने किया? और हम एक बंदे को देखते हैं। अच्छा, तो ये काम तुम्हारा था? हाँ। और गाइस, जिस बंदे ने इस पर गोली मारी है उसका नाम है शार्लेट काताकुरी, जो कि 3 स्वीट जर्नल्स में से एक है और बिग मॉम का दूसरा बेटा है। और भाई साहब क्या लुक है भाई इस बंदे की, खतरनाक है भाई ये तो। और इस बंदे के ऊपर 1 बिलियन 57 मिलियन की बाउंटी है जो कि बहुत ही ज्यादा है। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट लूफी के डबल इसकी बाउंटी है। अरे काताकुरी, तुमने आखिर इसे क्यों मारा? क्योंकि मैं जानता हूँ ये आदमी आगे क्या करने वाला था। अगर मैं इसे तब नहीं मारता तो ये तुम्हारे 2 आदमियों पर सरप्राइज अटैक करके उनकी जान ले लेता। मैंने इस चीज को पहले ही देख लिया था, इसलिए मैंने इसे जान से मार दिया। तो बताओ क्या मैंने कुछ गलत किया? गैंग बेचे। और हाँ, जाकर मामा को बता देना ये काम काताकुरी ने किया है। और मैं ये भी जानता हूँ तुम आगे क्या कहने वाले हो, तुम यही कहोगे कि ठीक है मैं समझ गया। और काताकुरी की इन बातों को सुनकर बैचे अपने मन में कहता है कि हमारे अगर इस मिशन में कोई सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त बनने वाला है तो ये काताकुरी ही है। अगर हमने इस दानव को नहीं रोका तो हमारा प्लान कभी भी सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बंदे ने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया है कि आगे आने वाले 2-3 सेकंड्स तक की फ्यूचर की इवेंट्स को देख सकता है। इस मॉन्स्टर को हमें हर हालत में रोकना होगा, वरना ऐसे ही फ्यूचर में झांकेगा और हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और काताकुरी दोबारा से अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और बेजी को बताने लगता है 50 नहीं 100 लोग तुम्हारी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अगले ही पल वो सभी लोग बेजी पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। और ये सभी लोग ऑर्गन डीलर असासिन ग्रुप के ही मेंबर्स थे। ये सभी लोग जिगरा के साथ हैं, जो कि जिगरा के फादर का बदला लेने आए हैं। ये सभी लोग ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देते हैं और बेजी के सोल्जर्स भी इनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये सब काम नहीं करने वाला। और दोबारा से ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और देखता है कि इन लोगों ने बेजी के सभी सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया है। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। लेकिन तभी बिग मॉम का चौथा बेटा यानी कि शार्लेट ओवन और शार्लेट डाइफोगू ये दोनों भी मैदान में आ जाते हैं और पल भर में ही इन 100 लोगों का ये लोग कचुम्बर बनाकर रख देते हैं। ओवन घुमाकर एक मुक्का मारता है और इस पहलवान को भाफ बना देता है और बच्चे कुछ लोग यहाँ से जो एस्केप करने लगते हैं। डाइफोगू इन सभी के सामने आकर चारों तरफ धुआं फैला देता है और जैसे ही वो धुआं गायब हो जाता है तो ये सभी लोग यहाँ पर ढेर हो जाते हैं। और काताकुरी इस बंदे ने ऑलरेडी एक जेली बीन से ही जिगरा का खेल खत्म कर दिया, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे इस पूरे असासिन ग्रुप को इन तीनों ने ढेर कर दिया है। और ये सब कुछ देखकर बेजे का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि इन तीनों की पावर्स को देखकर बेजे सोच में पड़ जाता है कि इन तीनों के रहते इनका प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा। और तभी बिग मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और आते साथ ही सभी का वेलकम करने लगते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सरप्राइजेस हैं जिन्हें देखकर आप सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और यहाँ पर सांची और पुडिंग को ये फादर प्रैक्टिस करवा रहा होता है कि इन्हें सामने स्टेज पर जाकर क्या करना है। और ये पादरी कहने लगता है तो बताना
जब एक दूसरे के करीब आओगे, और सांची तुम जब पुडिंग के घूंघट को उठाओगे। और सांची याद करता है कि ये वही मोमेंट होगा जब पुडिंग इस पर हमला करेगी। सांची घबरा जाता है। सांची क्या तुम ठीक हो? हाँ सुनिए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। और होल के एक शैडो के टॉप के ऊपर बैजी की बॉडी से लूफी बार बार बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। बेवकूफ लड़के, ये क्या कर रहे हो? हमारा भांडा फोड़ दोगे? अंदर जाओ। पर लूफी कहाँ मानने वाला था भाई, पूरा जिद्दी है ये बंदा, और बैजी की बॉडी को यहाँ वहाँ से खोलना शुरू कर देता है। यार काश मेरी बॉडी भी ऐसा कुछ कर पाती। तू तो कमाल का भाई बैजी। अरे तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और इसके चेहरे पर मुक्का मारकर कहती है, तू पक्का बचपन में गिर गया था पागल, हमारा भांडा फोड़ेगा, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है लूफी के बच्चे। और इसे घसीट कर अंदर ले जाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लूफी के बच्चे को उसी वक्त मार देना चाहिए था। और विटो पार्टी के अंदर ताका झाकी करना शुरू कर देता है और यहाँ पर आए हुए बड़े बड़े दिग्गज लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है कि जरा इन्हें गौर से देखो, इस पार्टी में शार्लेट, काताकुरी, डाइफोगु, जर्मा के लोग और कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। एम्परर के साथ साथ उसकी पूरी फौज यहाँ पर मौजूद है। मैंने देख कर काफी एक्साइटेड तो हूँ, पर क्योंकि हम इन सभी से दुश्मनी मोल लेने वाले हैं तो मुझे हमारे लिए फिक्र हो रही है। और पीछे जो डोर मौजूद थी विटो की इस बात को सुन लेती है और सभी लोग जब जश्न को एंजॉय कर रहे थे तब यहाँ पर दो सोल्जर्स मदर कार्मेल की उस फोटो को लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर बिग मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस फोटो को एज यूजुअल बिल्कुल ठीक अपने सामने रख देती है। यहाँ पर दो लोग भी होते हैं जिनमें से एक बंदा कहने लगता है, बिग मॉम जी वाकई ही आपकी मदर की स्माइल में एक अलग ही चमक नजर आती है, ऐसा लग रहा है कि सूरज की किरणें हम पर पड़ रही हैं। और तभी इनमें से एक बंदा जो कि यहाँ पर नया आया था बिग मॉम से कहने लगता है कि बिग मॉम आज से पहले मैं आपकी किसी भी टी पार्टी में नहीं आया हूँ, तो क्या प्लीज मुझे बता सकती हैं कि आप एग्जैक्टली इस लेडी से किस तरह से रिलेटेड है। और ये सुनकर बिग मॉम को गुस्सा आ जाता है और सेकंड्स में ही अपनी कॉन्करर्स हाकी को रिलीज करते हुए कहती है, ये मेरी प्रीशियस मेमोरीज हैं जिनमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। और ये बंदा एक सेकंड के अंदर अंदर नॉकआउट हो जाता है। भाई साहब भाई कितनी डरावनी आ रही है मोटी बुढ़िया। और हम सभी शेफ्स को देखते हैं जिनके अंदर बैजी के लोग फेस बदलकर इनके बीच मौजूद होते हैं। सभी शेफ्स अपना अलग ही जश्न मना रहे होते हैं कि तभी बैजी के सोल्जर्स बैजी से कांटेक्ट करते हैं। तो बताओ मुझे वहाँ का हाल कैसा है? सर जी हमने ऑलमोस्ट सब कुछ सेट कर लिया है और प्लान के अकॉर्डिंग हमने हेड शेफ को लॉक कर दिया है ताकि बाहर ना जा पाए, और हम यहाँ पर ट्रांसपोंडर स्नेल्स को लगा रहे हैं ताकि यहाँ का कनेक्शन पूरी तरह से जाम हो जाए, और एक बार हम अपने प्लान को अंजाम दे दें तो ये लोग चाहकर भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी कनेक्शंस हमने जाम कर दिए हैं। हमने यहाँ पर जाम करने वाले ट्रांसपोंडर स्नेल्स लगाए हैं और पूरे कैसल में ये लोग जगह जगह पर उन सभी जैमिंग ट्रांसपोंडर स्नेल्स को लगा देते हैं। लेकिन इसी दौरान एक शेफ इन्हें देख लेता है। अगर तुम लोग हो ना, मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पर, तुम। इस शेफ को इन दोनों पर शक होने लगता है और तभी विटो यहाँ पर आ जाता है और इसकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है। और बाहर टी पार्टी में जो VIPs होते हैं ये सभी लोग बिग मॉम के लिए भर भर कर तोहफे लेकर आए होते हैं। अरे वो खजाना। और तभी बिग मॉम अपना तमाते बॉक्स बाहर निकाल कर कहती है कि असली गिफ्ट तो ये है, और ये वही तमाते बॉक्स है जो कि बिग मॉम को फिशमैन आइलैंड से मिला था। और तमाते बॉक्स का नाम सुनते साथ ही जितने भी अंडरवर्ल्ड के यहाँ पर VIPs थे ये भी हैरान हो जाते हैं। और मॉर्गन कहने लगता है कि मैं एक्साइटेड हूँ कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या होगा। और बैजी सीजर को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। तुम जानते हो ना सीजर, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बिल्कुल सही समय पर इस मिरर को हमारे सामने लेकर आ जाना है। और हाँ, ख्याल रखना कहीं गलती से भी ये मिरर टूट ना जाए, वरना मैं तुम्हारा क्या हल करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। और पीछे ये जो डोर मौजूद होती है ये सीजर और बेजी की बातें सुन लेती है और बेजी यहाँ पर सीजर का हट दिखाते हुए कहता है कि हाँ, और एक और बात, हमें धोखा देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और तभी बेजी के जो साथी होते हैं इस डोर का काम तमाम कर देते हैं। हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि यहाँ पर दीवारों के भी कौन है। हाँ तो सीजर बताओ मुझे शॉहेड्स का क्या हुआ? उन्हें मालूम है ना 30 मिनट के बाद हमारा प्लान शुरू होने वाला है। और सीजर भड़कते हुए कहता है कि मैं उनका पीए लगा हूँ क्या? वो लोग तुम्हारी बॉडी के अंदर हैं तो खुद जाकर चेक करो। और बेजे जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर झांकता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि जिम्बे को छोड़कर ये सभी लोग घोड़े बेचकर सो रहे हैं, इवन की ब्रूली और वो मंकी भी, जिसे देखकर बेजे का दिमाग खराब हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने लोगों में ऐसा क्या देख लिया कि इनसे हाथ मिला लिया। अगर तुम सभी को हो क्या गया है? कोई ऐसी सिचुएशन में कैसे सो सकता है? और जिम्बे बेजे से कहता है कि चिंता मत करो, इन्हें भी रेस्ट की जरूरत है। वैसे भी ये लोग जब से इस आइलैंड पर आए हैं तब से इन लोगों ने एक पल का भी रेस्ट नहीं किया है। तुम चिंता मत करो, मैं हमारे मिशन के 10 मिनट पहले ही इन सभी को उठा दूंगा। और तभी बेजे बाहर आ जाता है। मेरी बात को जरा गौर से सुनो। अब मैं अंदर जा रहा हूँ और मेरे अंदर जाते ही हमारा मिशन शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब यहाँ से वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद हम सांची को देखते हैं जहाँ पर सांची पुडिंग के सामने बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और बार बार खुद को संभालते हुए कहता है, सांची खुद पे कंट्रोल रख, इस वक्त पुडिंग बस मेरे सामने नाटक कर रही है। पर सांची बार बार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और अजीबोगरीब हरकतें करते हुए कहने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाली पुडिंग असली हो और जिस रात मैंने जिसे देखा और सुना था वो सब नकली था। क्या पता वो तब एक्टिंग कर रही हो और ये वाली पुडिंग असली हो। सांजी भाई पागल हो गया ये बंदा। और जब सांजी के सामने पुडिंग किस के बारे में बात करती है तो सांजी की नाक से खून के फवारे आने शुरू हो जाते हैं। ओह भाई थ्रस्टर्स आ गए भाई इसके नाक में, तो ये तो रॉकेट बन गया। सांजी खुद को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश करता है लेकिन एट द एंड ये बंदा हार ही जाता है और रॉकेट बन के उड़ने लगता है। और यहाँ पर बेजे टी पार्टी
के अंदर आ जाता है और तभी पैरो स्पैरो यहाँ पर आ जाता है। और बताओ बेजे, सब ठीक है ना? कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? जिस पर बेजे को पहले इस पर शक हो जाता है कि इसे इनका प्लान मालूम है। नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, चिंता मत करो। यहाँ पर मेरे रहते कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ कि भूलना मत आज क्या है। और अगर चाहते हो कि मामा तुमसे खुश रहें, तो एक सेकंड के लिए भी अपनी कार्ड को डाउन मत करना। और यहाँ पर बिग मॉम जज से कहती है, आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है ना जज? हमारी पॉलिटिकल मैरिज दोनों ही तरफ के लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है और हमारे जैसे दो पावरफुल लोग एक साथ आकर पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने वाले हैं। हाँ बिग मॉम, आपने सही कहा। और आप जैसे एक एम्परर से हाथ मिलाने के बाद हमारी जर्मा पूरी नॉर्थ हुलू नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली बन जाएगी। ये सुनकर बिग मॉम एक इविल सी स्माइल देती है और बेजी के अंदर हम लोग पेड्रो, नामी, चॉपर, ब्रूली, जिम्बे इन सभी को देखते हैं, जहाँ पर अभी भी लूफी को छोड़कर सभी लोग टेंशन में बैठे हुए थे और अपना लूफी मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है। और दूसरी तरफ पुडिंग अपनी गन को बाहर निकाल कर कहती है कि बस थोड़ी देर और, उसके बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस बेवकूफ सांजी से छुटकारा मिल जाएगा।